चलिए बात करते हैं उन खबरों पर जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारत और फिलिस्तीन ने एक नई रणनीतिक साझेदारी शुरू की है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, साइंस और स्पेस जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग होगा। रूस ने INF परमाणु संधि से बाहर होकर वैश्विक सुरक्षा मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने अमेरिका के टैरिफ के जवाब में वैश्विक संस्थाओं में बराबरी की मांग की है जो UNSC और WTO जैसे मंचों से जुड़ा है। ISA की तीसरी बैठक में 1 नवंबर को इंटरनेशनल डीप सी वेट डे घोषित किया गया है। ये अनकोल और समुद्री खनन से जुड़ा कदम है। उत्तरकाशी में बादल फटने से बाढ़ आई है और एक बार फिर जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जागरूकता पर ध्यान दिया गया। हेपेटाइट बी अब चर्चा में है क्योंकि यह सिर्फ हेपेटाइट बी के साथ फैलता है। भारत 2030 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने EI प्रक्रिया को मजबूत करते हुए बड़े निर्णय प्रोजेक्ट को मिली छूट को रद्द कर दिया है। गोवा में ST आरक्षण वाला बिल पास हुआ और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आखिर में रक्षा क्षेत्र में 67,000 करोड़ रुपए की खरीदारी को मंजूरी दी गई जिसे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। ये सारी खबरें UPSC, PSC और अन्य एग्जाम के लहजे से बेहद खास है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस शॉर्ट वीडियो पे देख रहे हैं तो इसका पॉडकास्ट इस वीडियो के साथ लिंक अप किया गया है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है ना? नई साझेदारियां बन रही हैं और पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती दी जा रही है। हाँ बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे ही ताज़ा घटनाक्रमों पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारे पास कुछ स्रोतों से अहम जानकारियां हैं और हमारा मकसद है इन जटिल बदलावों को समझना। खासकर भारत फिलीपींस के जो रिश्ते बढ़ रहे हैं, परमाणु हथियार नियंत्रण समझौतों का भविष्य क्या है और एक नई वैश्विक व्यवस्था की जो मांग उठ रही है। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि ये सभी घटनाक्रम आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। ये दिखाते हैं कि वैश्विक मंच पर कितनी उथल-पुथल मची हुई है इस वक्त। तो शुरुआत करते हैं भारत और फिलीपींस से। इनके राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं और इन्होंने एक नई 5 साल की रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना 2025-29 पर साइन किया है। जी हाँ। ये भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का ही हिस्सा लगता है ना? या इसमें कुछ और गहरा है? सिर्फ औपचारिक समझौते हैं या कुछ? देखिए, औपचारिक समझौते तो कई हुए हैं, जैसे कानूनी सहायता, सजा पाए लोगों का हस्तांतरण, विज्ञान, अंतरिक्ष, पर्यटन, ये सब तो हैं ही। लेकिन मुझे लगता है इस साझेदारी का असली वजन रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, जैसे फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार बना। हाँ। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा कदम है। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। और साथ ही भारत ने फिलीपींस के सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की पेशकश की है। और एक और चीज, उन्हें इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFC-IOR उसमें शामिल होने का न्योता दिया है। IFC-IOR, हाँ, वो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा जानकारी साझा करने वाला केंद्र है ना? बिल्कुल वही। तो ये सब दिखाता है कि बात सिर्फ व्यापार या सांस्कृतिक आदान प्रदान से कहीं आगे जा रही है। अच्छा, तो ये सीधे इंडो पैसिफिक सुरक्षा से जुड़ता है फिर? IRC-IOR में निमंत्रण, ब्रह्मोस डील। निश्चित रूप से। देखिए, दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। और फिलीपींस के लिए खास तौर पर, जैसे दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दावेदारी है। हाँ, वो 2016 वाला फैसला भी था जिसमें उनके EZ की पुष्टि हुई थी। बिल्कुल। तो उस संदर्भ में भारत एक कह सकते हैं विश्वसनीय, संतुलन साधने वाला भागीदार, एक क्रेडिबल बैलेंसिंग पार्टनर बनकर उभर रहा है। एक ऐसा सहयोगी जो चीन के प्रभाव को बैलेंस कर सके। सही कहा। और ये भारत के अपने महासागर विजन, यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। हाँ, व्यापार भी बढ़ रहा है, करीब $3.5 बिलियन तक पहुंच गया है और ITEC जैसे कार्यक्रम भी फिलीपींस के लिए काफी फायदेमंद रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ ये साझेदारी मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ एक बड़ी वैश्विक सुरक्षा खबर। रूस ने औपचारिक रूप से 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस यानी INF संधि से खुद को अलग कर लिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। रूस ने इसके पीछे वजह बताई, अमेरिकी सैन्य गतिविधियां, जिसमें सुनिए, फिलीपींस में अमेरिका द्वारा टाइफून मिसाइल प्रणाली की तैनाती भी शामिल है। ये कैसे जुड़ गया अब? हाँ, ये कनेक्शन वाकई ध्यान देने लायक है।
INF संधि आपको याद होगा, अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच एक मील का पत्थर थी। हाँ, बहुत अहम थी। इसने 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की सभी जमीन आधारित परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों को खत्म करने का आदेश दिया था। ये पहली संधि थी जिसने हथियारों की एक पूरी श्रेणी को ही नष्ट कर दिया था। सही। अमेरिका तो 2019 में इससे हट गया था और अब रूस का भी औपचारिक रूप से हटना मतलब इस संधि का पूरी तरह अंत है। और इसका असर मतलब क्या हो सकता है? असर तो देखिए गंभीर हो सकता है। एक तो हथियार नियंत्रण का जो पूरा ढांचा है उस पर सवालिया निशान लग गया है। देशों के बीच भरोसे में और कमी आएगी। और एक नई हथियार दौड़ का खतरा, शीत युद्ध जैसे हालात। बिल्कुल, ये डर तो है ही। और ये परमाणु अप्रसार संधि NPT और न्यू स्टार्ट जैसी जो दूसरी संधियां हैं उन पर भी दबाव डालता है। मतलब परमाणु निरस्तीकरण का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो एक तरफ भारत, फिलीपींस जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए साझेदारी बना रहे हैं और दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर ये पुरानी हथियार नियंत्रण व्यवस्थाएं टूट रही हैं। तो इसी उथल-पुथल और कह सकते हैं टूटते भरोसे के माहौल में बदलाव की मांगे उठना भी शायद लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में आप देखिए भारत के विदेश मंत्री का वो बयान आता है। हाँ, मैंने पढ़ा था। जिसमें एक निष्पक्ष और ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली वैश्विक व्यवस्था की वकालत की गई है। मतलब ऐसी व्यवस्था ना हो जिस पर कुछ चुनिंदा देशों का ही दबदबा रहे। और ये बयान तब आया जब अमेरिका ने भारत पर वो 25% पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की थी शायद। जी हाँ, उसी पृष्ठभूमि में। तो ये जो गैर प्रतिनिधित्वपूर्ण व्यवस्था की बात है, इसमें कई पहलू शामिल हैं। जैसे अमेरिका के घटते वैश्विक प्रभुत्व की एक धारणा है। व्यापार का भू राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल बढ़ रहा है, जैसे टैरिफ लगाना, या यूरोपियन यूनियन का वो कार्बन टैक्स है। अच्छा। और जो वैश्विक संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC या वर्ल्ड बैंक, उनमें प्रतिनिधित्व का ढांचा पुराना पड़ चुका है। वो आज की दुनिया को रिफ्लेक्ट नहीं करता। मतलब सत्ता का केंद्र बदल रहा है। अब वो पारंपरिक वैश्विक संस्थानों के बजाय आसियान, क्वाड, ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय गुटों में ज्यादा दिख रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। ये ग्लोबल साउथ और जो उभरती हुई शक्तियां हैं उनकी बढ़ती आकांक्षाओं को भी दिखाता है। तो समाधान क्या है फिर? देखिए, समाधान के तौर पर बातें हो रही हैं UNSC में सुधार की, G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों को और ज्यादा मजबूत करने की और अलग-अलग मुद्दों पर आधारित सहयोग बढ़ाने की। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में नई साझेदारियां, जैसे भारत फिलीपींस की हमने बात की, वो आकार ले रही हैं। हाँ, वहीं वैश्विक स्तर पर शीत युद्ध के दौर के जो हथियार नियंत्रण समझौते थे वो खत्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं। बिल्कुल। और पूरी वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन की मांग तेज हो रही है। सही कहा आपने, बिल्कुल यही हो रहा है। और यहाँ सोचने वाली बात ये है आगे के लिए कि इस बदलते और कह सकते हैं अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में फिलीपींस जैसे छोटे और मध्यम दर्जे के देश कैसे अपना रास्ता निकालेंगे। ये बड़ा सवाल है। जहां पुराने नियम और ढांचे कमजोर पड़ रहे हैं और नए अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुए हैं, वो बड़ी शक्तियों की आपसी खींचतान और बहुपक्षीय सुधार की जो धीमी गति है उसके बीच अपने हितों को कैसे साधेंगे और भारत या अमेरिका जैसे सहयोगियों के साथ अपने रिश्तों को कैसे संतुलित करेंगे, ये एक अहम पहलू है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।